हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। अभी तक पुराने लेक्चर्स की बात की जाए तो मैंने आप लोग को हिस्ट्री बता दी। मैंने आपको स्टोरी बताई कि ट्रांसफार्मर कैसे पिक्चर में आया, प्लस मैंने वहाँ पे सीखा था कि कैसे ट्रांसफार्मर ने एडिसन का जो सिस्टम था उसको एक तरीके से डोमिनेट किया और एसी पावर सिस्टम की स्थापना की ट्रांसफार्मर ने। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए ट्रांसफार्मर की वर्क कैसे करता है तो क्या-क्या कोड्स हैं जो हम आज लेक्चर में डिकोड करेंगे, क्या-क्या चीज़ सीखने को मिलेंगी। सबसे पहला, ट्रांसफार्मर कैसे एक मैग्नेटाइजिंग कांस्टेंट मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को मेंटेन कर पाता है अपने कोर में। दूसरा, कैसे ट्रांसफार्मर मैनेज करता है लो डिमांड जो सेकेंडरी साइड से उसके ऊपर आती हैं। एंड तीसरा, कि नो लोड करंट इतनी स्मॉल क्यों होती है एज कम्पेयर टू द फुल लोड करंट। ठीक, इन तीन चीज़ों का आंसर लगभग हम इसको इस पूरे लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग के लिए मैं जो यूज़ करने वाला हूं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था जब मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया था तो उसके अंदर हमने दो तरीके के देखे थे। एक था शेल ट्रांसफार्मर थे, शेल टाइप, और एक था कोर टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में मैंने देखा था तो शेल में क्या था, दो आपके पास दो पैरेलल पाथ थे, जबकि इसके अंदर क्या था, सिंगल पाथ था। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो हम जो है ये वाला यानी कि शेल टाइप यानी सॉरी कोर टाइप जो है ट्रांसफार्मर, इसका इस्तेमाल करेंगे इस कंस्ट्रक्शन की वर्किंग को समझने के लिए। कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं इनकी वर्किंग से आपको समझ में ईजी हो जाएगा, इसीलिए मैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करूंगा जिसके अंदर सिंगल मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ मिलता है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोर टाइप ट्रांसफार्मर को बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरीके का आपका एक रेक्टेंगुलर कोर होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग एडवांस की बात करी जाए तो सिलिकॉन CRGO सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। और ये इस तरीके की कोर बना दी मैंने। देन इसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग कर लेते हैं। तो दो तरीके की वाइंडिंग करते हैं हम लोग। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से, ये हो गई। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं स्टेप अप स्टेप डाउन की बात नहीं करूंगा यहाँ पे अभी इस पे ध्यान नहीं देना है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन कौन सा साइड है, इसको हम लोग डिटेल में टैकल करेंगे बाद में। और अभी आपको केवल ये समझना है, वर्किंग सीखनी है कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये हो गई। तो ये होगी प्राइमरी साइड, ये होगी सेकेंडरी साइड। आपकी सेकेंडरी साइड, मैं सेकेंडरी के लिए टू के ऊपर ऐसे डॉट लगा दूंगा और ये आपकी जो है दिस वन इज द प्राइमरी साइड, ये आपकी प्राइमरी साइड हो गई। ठीक है, मैं इस तरीके के सिंबल यूज़ करूँगा ईज़ी टू एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अगर बात की जाए सप्लाई की तो यहाँ पे कहीं हम लोग AC सप्लाई लगाते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, उस सप्लाई का वोल्टेज अगर हम लोग V1 ले लेते हैं तो ये जो वोल्टेज है V1 ये हम लोग प्राइमरी के अक्रॉस लगाएंगे और सेकेंडरी को अभी हमने ओपन रखा हुआ है, यानी कि नो लोड का केस ले रहा हूँ मैं, नो लोड। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो पहला स्टेप देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस V1 को ऑन करेंगे। जैसे ही तुम इसको ऑन करोगे तो ये फॉर एग्जांपल दिस वन इज कॉइल 1, ये तुम्हारी कॉइल 1 है, इसको मार्क कर दे रहा हूं मैं आप लोगों की ईज के लिए। दिस वन इज C1 कॉइल 1 और ये जो है वो कॉइल 2 है। ठीक, तो दो कॉइल हैं। तो अगर इसकी बात करी जाए कॉइल 1 की, तो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर I0। ठीक है, और ये करंट जो है ये इस वाइंडिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, ये वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करेगा और यहाँ से वापस आएगा। ये बिल्कुल एक, ये जो कॉइल C1 है ये एक इंडक्टर की तरह वर्क करेगी, सिंपल सा। और इंडक्टर की तरह जब वर्क करेगी तो देखो, हम जानते हैं कि जब भी आप किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराते हो तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है प्लस। ठीक, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कॉइल के अंदर आप लोग करंट फ्लो कराओगे तो कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक, इसको बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, एक कुछ फ्लक्स ऐसे और कुछ फ्लक्स ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसके अंदर। प्लस अब देखो, क्योंकि तुम लोग ये जो करंट यूज कर रहे हो, यहाँ पे जो करंट कर रहे हो वो कौन सा करंट है, आपका वेरिएबल करंट है। वेरिएबल करंट है यानी कि I0 क्यों ले रहे हो, I0 क्या AC है, AC का मतलब क्या है, वेरिएबल करंट है, वेरिएबल करंट। तो ये जो वेरिएबल करंट है ये क्या करेगा, ये जो इंडक्टर होता है, हम जानते हैं इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो अपने कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है, चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट को अपोज कैसे करेगा भाई, वोल्टेज बना के करता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। आपने अगर आपको डाउट है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इंडक्टर का मेरा जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इंडक्टर क्या करता है, इस करंट को अपोज करने के लिए, या कह सकते हैं इस वेरिएबल करंट से ये जो वेरिएबल फ्लक्स बन रहा है इसको अपोज करने के लिए ये क्या करेगा, एक वोल्टेज ले आएगा
E1 और ये जो वोल्टेज इसको मार्क कर लेते हैं, ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा E1, ठीक है। E1 आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी का, जो कि अपोजिट है V1 के। तो जब हम जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे, एक करंट जाएगा I0, क्योंकि इंडक्टर है तो एक I0 करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पे जो V1 वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज है, इसको अपोज करने के लिए एक E1 आ जाएगा। तो V1 को अपोज करेगा कौन? V1 को अपोज कौन करेगा? E1 अपोज करेगा। ये E1 जो है ये कहाँ से आया है? ये ड्यू टू इंडक्शन, या कह सकते हैं हम लोग लेंज लॉ के कॉन्सेप्ट से, लेंज लॉ के कॉन्सेप्ट से आया, क्योंकि लेंज ने कहा था कि हर कॉइल अपने जो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है, ठीक है। ये हमने सीखा था लेंज लॉ के हिसाब से कि जब भी आप किसी इंडक्टर के अंदर फ्लक्स को चेंज करोगे तो अपने कॉज को अपोज करेगा। तो फ्लक्स जो इसके अंदर कॉइल के अंदर सेटअप हुआ है, ये चेंजिंग फ्लक्स होगा क्योंकि चेंजिंग करंट है। तो इसको अपोज कैसे करेगा? चेंज इन करंट को अपोज करके, और चेंज इन करंट को अपोज करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ठीक। ये जो वोल्टेज है इसके बारे में एक बार और ध्यान समझ लो, ये एक सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज है, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ठीक है। और इसकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिट होगी V1 के सप्लाई के, तभी तो अपोज कर पाओगे चेंज इन करंट का, ठीक। तो बात समझ में आ गई होगी, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्टेज 1 समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि स्टेज 1 में क्या हुआ, आपने जैसे ही बटन ऑन करा, वेरिएबल AC सप्लाई दी, वेरिएबल AC से वेरिएबल AC करंट आया I0, और ये जो करंट था ये जब इस कॉइल के अंदर गया तो उसने एक वेरिएबल फ्लक्स सेटअप करा। अब कॉइल जो है वो सिंपल सा उसका लॉ है कि अगर किसी कॉइल से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो अगर वेरिएबल होगा तो उसको कॉज को अपोज करने के लिए वो उसको अपोज करेगी एज पर लेंज लॉ। अपोज करने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन की पोलैरिटी बनाएगी, पोलैरिटी मतलब वोल्टेज बनाएगी, और वोल्टेज जो होगा वो इस करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। यहां तक की कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये जो वोल्टेज आता है इसी को हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं। नाउ अच्छा, अगर हम बात करें, अगर हमने क्या करा होता, अगर डीसी दे दी होती, अगर हमने डीसी दी होती तो क्या होता? तो डीसी के केस में आपने जब डीसी देते तो एक बार डीसी क्या करता है, कांस्टेंट फ्लक्स यानी कि जो फाई सेटअप हुआ है, ये जो है इसको मैं नाम दे देता हूं, यहाँ जो कोर में सिलेक्ट हुआ है फाई एम, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। ये जो अगर आप डीसी दिए होते तो ये क्या होता, फाई एम जो होता वो क्या होता, कांस्टेंट होता, कांस्टेंट फ्लक्स सेटअप होता। और कांस्टेंट फ्लक्स जो होता तो उस केस में इंडक्टर किसी भी तरीके का अपोज नहीं करता, तो वहां पे E1 की वैल्यू कितनी हो जाती? 0 हो जाती। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर तुमसे बात की जाए, यानी कि अगर आपसे कहा जाए अगर AC की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, AC की जगह DC दे देते हैं प्राइमरी में, तो क्या हो जाएगा? तो भैया E1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। रीजन क्या है E1 के 0 होने का? क्योंकि अब क्या होगा ऐसे केस में, इस केस में क्या होगा, फ्लक्स जो है फाई एम वो क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो किसी भी तरीके के इंडक्टर अपोज नहीं करेगा, और जब अपोज नहीं करेगा तो किसी भी तरीके का वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इंडक्टर है, हम कह सकते हैं जो इंडक्टर है, इंडक्टर वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना, डीसी केस में इसीलिए ट्रांसफार्मर का वर्किंग नहीं हो पाती। और भी बहुत सारे रीजन है, इसको हम लोग देखेंगे। एक मैं इसके लिए सेपरेट आपको क्वेश्चन टाइप बना दूंगा कि डीसी देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि आपने एसी दी, एसी देने से V1 से I0 आया, I0 से वेरिएबल फ्लक्स आया फाई एम, और उस फाई एम के कारण सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होके E1 आ गया, ठीक है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप यानी कि अगर हम लोग सेकंड, अब स्टेज 2 की बात करते हैं, ठीक है, स्टेज 2 की। तो स्टेज 1 को हम लोग जरा, स्टेज 2 के लिए हम लोग अगेन ट्रांसफार्मर का सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ अगेन सेम कोर हमने ली हुई है, ठीक। अब हमने क्या करा, ये वाइंडिंग हो गई इसमें, ठीक, ये हो गई वाइंडिंग। अब क्या हुआ, इस वाइंडिंग के अंदर जब आप फ्लक्स करंट फ्लो कराओगे, इस तरीके से करंट जा रहा है, तो भाई राइट हैंड रूल के हिसाब से मैक्सवेल के एक फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स देख लें, तो फ्लक्स के देखो, एक फ्लक्स के पास ये वाला पार्ट है, ऐसे अपना पाथ कवर करेगा, ठीक है। और दूसरा जो फ्लक्स, एक और लिंक निकलेगा वो इसमें से जाएगा, एयर से, वाया एयर कंप्लीट करेगा पाथ। और कुछ पार्ट जो यानी कि मेजर पोर्शन जो है, ठीक है, जो मेजर पोर्शन यानी कि मेजर पोर्शन, मेजर मतलब कितना, 90% लगभग 92 अबव, 90 से ऊपर का पोर्शन जो होगा वो इस फेरोमैग्नेटिक पाथ सर्किट में रहेगा। और कुछ परसेंट यानी कि 2 to 5% भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कितनी अच्छी कोर है। तो कुछ जो फ्लक्स है वो एयर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेगा। ये वाला जो फ्लक्स है ये कहलाएगा लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स, यानी कि ये फ्लक्स हम लोग लीकेज लेंगे। और ये वाला जो है इसे कहेंगे यूजफुल फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अगर बात की जाए कि यूजफुल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स की, ठीक है, तो देखो जो भी यूजफुल फ्लक्स कौन सा, यानी कि जो मैं फाई एम लिख रहा हूं, फाई एम यूजफुल फ्लक्स क्या है, फाई एम जो है वो तुम्हारा यूजफुल फ्लक्स है, और लीकेज फ्लक्स जो है वो ये वाला है, ठीक। तो ये आपको पता चल गया कि क्या लीकेज है क्या यूजफुल है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ अब ये जो तुम्हारा फाई एम है यानी कि यूजफुल फ्लक्स है, ये क्या करेगा, ये दूसरी कॉइल, हमने दूसरी कॉइल कहां करी हुई थी उसको भी मार्क कर ले रहे हैं। ये हमने यहाँ पे सेकेंडरी में कॉइल लगाई हुई थी,
ये जो फ्लक्स था वेरिएबल फ्लक्स, ये सेकेंडरी में से जाएगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल से भी पास होगा। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अच्छा एक बात और आती है कि भाई हमने जो करंट ड्रॉ हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा था आई नॉट करंट। भाई आई नॉट करंट क्यों मांगा गया, तो इसको भी समझ लो। ये जो आई नॉट करंट है, इसका जो मेन काम होता है, मेन जो पर्पस है, इसको आई नॉट जो है, पहले इसका नाम क्या है, इसका नाम है नो लोड करंट। ठीक है, नो लोड करंट कहलाएगा ये। क्यों, क्योंकि भाई हमने सेकेंडरी में कोई लोड नहीं लगाया हुआ, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। देखो यहाँ पे नो लोड है। ठीक है, तो इसीलिए जो करंट, जब आपने कोई लोड नहीं लगाया तब भी जो स्मॉल अमाउंट की करंट ड्रॉ हो रही है, उसे हम लोग कहेंगे नो लोड करंट। ठीक, आई नॉट कह दिया। अब इस नो लोड करंट का काम क्या क्या है, तो एक तो इसका नाम समझ लो, नो लोड करंट। काम क्या है इसका, इसका जो पर्पस है वो है आपको कोर को मैग्नेटाइज करना, कोर को मैग्नेटाइज करना, यानी कि एमएमएफ जनरेट करना। एमएमएफ कितना होता है, एन इंटू आई होता है, तो वही एमएमएफ जो है एन इंटू आई नॉट, ये इस करंट को जनरेट करेगी ताकि फ्लक्स बना सके। ठीक है, तो आई नॉट जो नो लोड करंट है, अगर आप आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहे हो, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहे हो तो तुम्हारा जो नो लोड करंट है उसका काम है कोर को मैग्नेटाइज करना। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ले रहे हो तो इसके अंदर कोर को मैग्नेटाइज भी करेगी, प्लस लॉसेस में भी कंज्यूम होगी, यानी लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। यानी कि अगर आई नॉट के रोल की बात की जाए, तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर, तो इसमें क्या होगा, ओनली टू मैग्नेटाइज द कोर, ओनली टू मैग्नेटाइज दी कोर। ठीक है, यानी कि ये केवल कोर को मैग्नेटाइज करेगी। लेकिन अगर आपको कौन सा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ले रहे हो, प्रैक्टिकल, तो उसके अंदर क्या होगा, कोर को मैग्नेटाइज भी करेगी, कोर मैग्नेटाइज भी करेगी, प्लस लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो लॉसेस में भी कंज्यूम हो जाएगी कुछ करंट। तो ये जो आई नॉट है, नो लोड करंट, ये बेसिकली नो लोड लॉसेस में भी यूज होगी, प्लस कोर को मैग्नेटाइज करने में मेनली जाएगी। तो मेजर पोर्शन हम लोग कोर को मैग्नेटाइज करने में ही लेते हैं, क्योंकि लॉसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं कोर लॉसेस। इसीलिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, नो लोड टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, तो तुम देखते हो कि जो आई नॉट की वैल्यू है बहुत बहुत कम होती है एज कंपेयर टू आई रेटेड, यानी कि रेटेड करंट जितनी फ्लो करेगी ट्रांसफार्मर में जब लोड लगा होगा, ठीक है, उस समय जो करंट फ्लो करेगी वो बहुत बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द नो लोड करंट, यानी कि जब लोड करंट नहीं लगा हुआ है तब करंट कितनी फ्लो करेगी, जब लोड नहीं लगा है। ठीक है, ओके, तो ये बात क्लियर हो गई होगी, नो लोड करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। नाउ आगे चलते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि प्राइमरी से हमने सप्लाई ऑन करी थी, तो एक फ्लक्स सेटअप हो गया, फाई एम वेरिएबल फ्लक्स है। ठीक है, और उसके बाद ये, अच्छा फाई एम वेरिएबल है, ये बात तो क्लियर होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप इसे एसी से एक्साइट कर रहे हो तो ये भी क्या होगा, वेरिएबल होगा एसी की तरह। ठीक है, तो एक वेरिएबल फ्लक्स आ गया, इस वेरिएबल फ्लक्स के कारण इंडक्टर ने अपोज करा तो एक E1 आ गया। नाउ अब ये फ्लक्स जो है ये सेकेंडरी कॉइल 2 तक पहुंच गया है। जैसे ही सेकेंडरी कॉइल 2 तक पहुंचेगा, हम जानते हैं हमारे पास सामने कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन का, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि अब हम लोग बात करें थर्ड स्टेप की। ठीक है, थर्ड स्टेप की बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई, अब अभी तक ट्रांसफार्मर का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल तक पहुंच चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो फ्लक्स था, यानी कि ये जो वाइंडिंग हमने की थी, इसका जो फ्लक्स है वो अब पास होते होते आपका सेकेंडरी कॉइल में आ रहा है। सेकेंडरी कॉइल आ गई। ठीक, सेकेंडरी कॉइल कहाँ पे, सेकेंडरी बना लेते हैं, ये सेकेंडरी हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा है। अब देखो, सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला जो फ्लक्स है फाई एम, ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ठीक है, इसके वेरिएबल होने की वजह से यहाँ पे E1 आया था, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि V1 के अपोजिट में था, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सिमिलरली इस वेरिएबल फ्लक्स के कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन लेंस लॉ पिक्चर में आ जाएंगे। लेंस कहेंगे अपने कॉज को अपोज करेगा, तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, और वो वोल्टेज आ जाएगा E2। ये E2 जो वोल्टेज है ये कहलाता है तुम्हारा म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज, म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, समझ में आया? ये क्या था, ये था सेल्फ, ये क्या था, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, सेल्फ इंड्यूस्ड, और ये हो गया तुम्हारा म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, ये जो टर्मिनल्स हैं, ये यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे भी वोल्टेज मिलेगा प्लस माइनस VT, और ये जो VT है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो चार टर्म है, एक है V1 सप्लाई वोल्टेज, E1 सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज, E2 म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज, एंड VT टर्मिनल वोल्टेज, या V2 भी कह सकते हैं इसे, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी वो आई आपको क्लियर होनी चाहिए, कब क्या हो रहा है ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात आ जाती है कि E1 और E2 के बीच में क्या संबंध है भैया, तो देखो एक बात याद समझो ध्यान से। E1 जो है ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है ड्यू टू वेरिएबल फ्लक्स फाई एम, वेरिएबल फाई एम कारण आ रहा है। E2 क्यों आ रहा है, ये भी तुम्हारा ड्यू टू वेरिएबल फाई एम। देखो दोनों के दोनों क्योंकि फाई एम के वेरिएबल होने की वजह से आ रहे हैं, इसीलिए E1 और E2 ये क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, सेम फेज, बहुत इंपॉर्टेंट।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना हमेशा, E1 और E2 हमेशा सेम फेज में होंगे। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है, क्योंकि तुमने दोनों के दोनों जो E1 और E2 हैं वो सेम फ्लक्स φm के वेरिएबल होने की वजह से आ रहे हैं। यानी कि देखो E1 क्यों आ रहा था? φm का अपोज φm के वेरिएबल होने की वजह से। E2 क्यों आ रहा है? φm के वेरिएबल होने, तो दोनों के दोनों क्योंकि φm के वेरिएबल होने की वजह से आ रहे हैं, इसीलिए E1 और E2 सेम फेज में काउंट होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक ये आपको रीजन मिल गया। बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि आखिर E1 E2 सेम फेज में होंगे, अपोजिट होंगे, किस तरीके से होंगे, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ अब बात कर लेते हैं, इसी के साथ V1 जोड़ दो। तो देखो V1 जो था, ये जो V1 है इसके अपोजिट में E1 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि E1 जो है फ्लक्स को तो अपोज कर रहा है, पर वो अल्टीमेटली फ्लक्स कहां से आ रहा है? सप्लाई से आ रहा है, तो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा। तो E1 और V1 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है E2 भी अपोजिट होगा। तो यानी कि अगर इन तीनों को एक साथ रखा जाए तो देखो ऐसे लिखते हैं, E1 अपोज करेगा V1 का, इसी तरीके से E2 जो होगा वो अपोज करेगा V1 का। ठीक, तो यानी कि E1 और E2 ये दोनों के दोनों क्या होंगे? आउट ऑफ फेज होंगे, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे V1 के। समझ में आ गया? इसका भी इस्तेमाल जब मैं आपको फेजर डायग्राम पढ़ाऊंगा, एक बार मैं दोबारा वहां पे तुम्हें रिवाइज करा दूंगा। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग दोबारा से सीखेंगे जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, तब हम लोग इसको एक बार और क्लियर करेंगे। अभी तक इतना समझो, E1 E2 सेम फेज में आएंगे क्योंकि दोनों के दोनों फ्लक्स को अपोज कर रहे हैं φm को, जो उनके बीच में कॉमन है, तो इसीलिए दोनों के दोनों सेम पोलैरिटी, सेम उसमें आ जाएंगे फेज में। पोलैरिटी नहीं, पोलैरिटी भी आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं भाई, यहां तक की बिल्कुल बात क्लियर है, सेम फेज में आ गए। अब होगा क्या? तो देखो अभी तक आपने क्या करा है, अभी तक हमने सेकेंडरी साइड की बात की जाए, सेकेंडरी साइड की ये आधा मैं केवल पोर्शन बना रहा हूं, इतना पोर्शन ले रहा हूं, ठीक, फेरोमैग्नेटिक कोर का। और हमने क्या करा है? हमने यहाँ पे ये वाइंडिंग की हुई है इस तरीके से, ठीक, और ये हमने वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, ये पोर्शन है हमारा। ठीक, अभी तक क्या था? यहाँ पे E2 आ गया था। ठीक, ये E2 जो था वो बेसिकली ये फ्लक्स की वजह से आया था। ये फ्लक्स जो कि यहाँ पे एंटर कर रहा था, इसको हम मार्क कर देते हैं φm। ठीक, ये वेरिएबल फ्लक्स था, याद रखना ये चीज, हमेशा याद रखना कि ये क्या है? एक वेरिएबल फ्लक्स है। रीजन क्या है? क्योंकि आप AC से बना रहे हो, तो AC का करंट वेरिएबल, तो फ्लक्स भी वेरिएबल। अब ये जो E2 आया है, ये अपने कॉज को अपोज करेगा, क्योंकि आपने सीधी सी बात है लेंस ने ऐसा कहा हुआ है, लेकिन कॉज को अपोज करने के लिए उसे क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए। ठीक है, लेकिन वो फ्लक्स कब आएगा? हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो कहां से आता है? वो आता है करंट से। तो करंट चाहिए, करंट कब फ्लो होगा? अब हम इसमें कनेक्ट करेंगे लोड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसके अंदर एक लोड लगा दिया, ये लोड कोई भी हो सकता है, RL हो सकता है, RC हो सकता है, R हो सकता है, कुछ भी लोड हो सकता है। जैसे ही तुम लोड लगाओगे, अब लोड लगाने पे क्या होगा? ये सर्किट क्या होगा? कंप्लीट हो गया, एंड देयर कम्स द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे क्या होगा? एक करंट फ्लो करने लगेगी। अब हमें ये निकालना है कि जो लोड करंट है, यानी कि I2, ये I2 की डायरेक्शन क्या होगी, उसको देखते हैं। तो देखो इसको बड़ा ध्यान से समझना कि डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे और कैसे पता चलेगा। यानी कि ये हम बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में क्या करा है? हमने लोड लगा दी। अभी तक ट्रांसफार्मर हमारा नो लोडेड था, अब हम लोड लगा रहे हैं। जैसे तुम लोड लगाओगे तो सर्किट कंप्लीट हो गया, और ये जो E2 है ये एक करंट फ्लो करा देगा इस लोड के अंदर। अब I2 करंट कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा लेंज लॉ वापस आ जाओ। लेंज लॉ ने क्या कहा था? लेंज ने कहा था कि हम हर चीज का अपोज करेंगे, चेंज का अपोज करेंगे। तो चेंज क्या हो रहा है? φm हो रहा है। इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या करोगे? कॉज क्या है? इस E2 का कॉज है φm, और φm को अपोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक वो बनाना पड़ेगा फ्लक्स, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। यहां पे आपको एक फ्लक्स बनाना पड़ेगा φ2। ये φ2 क्या करेगा? इस φm का अपोज करेगा, तभी तो भाई रोक सकते हो। देखो हम लेंस ने कहा था कॉज को अपोज करना है। कॉज क्या है? नीचे आने वाला φm, तो हम क्या करेंगे? ऊपर जाने वाला एक φ2 बना देंगे। ये φ2 काम क्या होगा? इस φm को अपोज करना। ठीक, और ये φ2 यानी कि अपोज करने के लिए, वेरिएबल फ्लक्स को अपोज करने के लिए जो फ्लक्स तुम बना रहे हो ये अपवर्ड डायरेक्शन का है। तो यहां से यानी कि φ2 से हम लोग डिसाइड करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, याद रखना प्राइमरी के अंदर हम लोगों ने, यानी कि जो अगर हम बात करें शुरुआत के केस की जो मैंने यहां लिया था, तो यहां पे देखो I0 यानी कि करंट से फ्लक्स की डायरेक्शन डिसाइड हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट से तुम फ्लक्स की डायरेक्शन डिसाइड कर रहे थे, लेकिन जब तुम सेकेंडरी साइड पे आओगे, यानी कि अगर आपको सेकेंडरी करंट निकालनी है, तो आप क्या करोगे? फ्लक्स से φm से आप I2 की डायरेक्शन निकालोगे और इस I2 से φ2 बनाओगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक, तो देखो अब φm है, φm के कारण φ2 अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। तो अपोजिट कैसे आएगा? यानी कि ऊपर की तरफ। नाउ अब सिंपल सा मैक्सवेल्स का रूल लो। मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आपका थंब जो है वो फ्लक्स की डायरेक्शन में, तो फिंगर होंगी वो करंट की, तो फिंगर से अगर निकालोगे तो करंट की देखो डायरेक्शन कौन सी निकल के आएगी? सिंपल सा आपके सामने ये।
ठीक, तो अब इसे आगे ले जाओ, ये निकल गया, ये यहाँ गया। तो अगर यहाँ से करंट निकल रही है तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर एंटर कर रही है तो ये निगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये हो गया VT। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इससे नहीं मतलब है कि करंट कितना है I2 में, पहले आप क्या करेंगे, phi2 बनाएंगे। ठीक है, स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है phi m। phi m किधर है, नीचे की तरफ है, तो इसको अपोज करने के लिए आप बनाएंगे phi2। phi2 किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अब इस phi2 के लिए आपको बनाना पड़ेगा I2। क्लियर हो रहा है? तो देखो एक बार और एक बार और बना के दिखाता हूं आपको, बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। देखो भाई, मान लेते हैं ये कोर है तुम्हारी, ठीक है, और आपने इसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है, ये वाइंडिंग कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये वाइंडिंग हो गई। नाउ अब तुम्हें पता है कि phi2 की डायरेक्शन आ रही है, ये हो गई phi m आ रही है ऊपर से नीचे। तो तुम क्या करोगे, अपने cos को अपोज करोगे। cos को अपोज करने के लिए तुम बनाओगे phi2 इधर की तरफ, और phi2 क्योंकि तुम्हें cos को अपोज करना है, cos क्या है, phi m है, तो phi2 आएगा। अब phi2 ऊपर की तरफ बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगाओगे। जैसे ही मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगाओगे तुरंत ही तुम्हें पता चल जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होनी चाहिए इन वाइंडिंग्स में, इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक, तो ये बना दी। अब देखो ये यहां से सीधा गया हुआ वायर, तो ये सीधी निकल जाएगी। यहां से एंटर कर रहा है तो यहां से एंटर करेगी। तो देखो अगर आप यहां पे खड़े हो तो तुम क्या कहोगे, जहां से करंट निकलती है वो पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ E2 मार्क कर दोगे, यहाँ V2 मार्क कर दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ गया? तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, कि कैसे आपने E2 मार्क करा। ठीक है, अच्छा देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, यहाँ देखने वाली बात क्या है कि E2 और V2 सेम पोलैरिटी के हैं भैया, सेम। ठीक है, सेम पोलैरिटी के होंगे, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। E2 और V2 क्या होंगे, सेम पोलैरिटी के होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। और एक चीज और बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि E2 जो है ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा V2 को। ठीक, याद रखना ये चीज, E2 क्या करेगा, सपोर्ट करेगा V2 को। जबकि अगर हम बात करें जाए प्राइमरी केस में, यानी कि अगर प्राइमरी साइड की बात करते हैं वहां पे, ठीक, तो वहां पे देखो प्राइमरी साइड में हमने देखा था कि ये हमारी सप्लाई आ रही थी और ये हमारी कुछ वाइंडिंग थी इस तरीके से। तो यहाँ पे आ रहा था E1 और यहाँ दे रहे थे V1, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जा रही थी। यहाँ पे V1 और E1 एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, ध्यान रखना ये चीज। यहां पे क्या होगा, यानी कि प्राइमरी साइड की अगर बात करते हैं तो वोल्टेज V1 और E1 एक दूसरे को अपोज करेंगे। ये क्या करेगा, E1 का काम क्या है, E1 इसको करंट फ्लो होने से रोकेगा। E1 क्या करेगा, अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज बना के यहां जो फ्लो होने वाली I0 करंट है इसको अपोज करेगा, रोकेगा। जबकि सेकेंडरी साइड में ये E2 आया है और ये E2 ही करंट को फ्लो कराएगा। तो ये जो V2 है ये कुछ वोल्टेज जो टर्मिनल पे मिल रहा है केवल वो वोल्टेज है, यानी कि V ड्रॉप को शो कर रहा है, ये V ड्रॉप रिप्रेजेंट कर रहा है टर्मिनल पे। समझ में आ रही बात ये? तो V2 जो है वो क्या है, V टर्मिनल पे, यानी कि E2 कितना पहुंचा V टर्मिनल तक, ये है। जबकि यहां पे ये इंड्यूस्ड वोल्टेज है, दोनों में डिफरेंस है। ये सप्लाई वोल्टेज है, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज है। तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या करेगा, अपने कॉज को अपोज करेगा। जबकि V2 क्या करेगा, V2 अपने आप में कोई एग्जिस्ट नहीं है, V2 जस्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको बता रहा है। ठीक है, तो अपोज नहीं कर रहा है, केवल बता रहा है कि इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे इतना वोल्टेज का ड्रॉप होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन बताना, मैं इसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, और इसके लिए आप बेसिक भी पढ़ सकते हो। ठीक, नाउ आगे चलते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे हमने देखा सेकेंडरी में वोल्टेज आ गया था E2 और उसकी वजह से VT आ गया था। अच्छा ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ अगर बात करें पैटर्न की, भाई यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कि भाई हमने I2 मांग लिया। ठीक, आपने क्या देखा अभी तक, V1 आया, V1 की वजह से I0 आया, I0 की वजह से भाई हमारा E1 आ गया, सॉरी phi m आया, phi m वेरिएबल, इसकी वजह से हमारा E1 आ गया, और E1 के कारण, इसी phi m के कारण E1 आया, इसी phi m के कारण E2 आया, E2 के कारण VT आया। ठीक है, यहां तक की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, E1 और E2 का बनना समझ में आ गया। नाउ बात करते हैं भाई VT और E2। यहाँ पे E2 की वजह से जो करंट एक फ्लो हुआ I2, ये I2 करंट जो है भाई, इसकी डिमांड, इसकी क्या इफेक्ट होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे, जो सेकेंडरी करंट आई है जरा उसको बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि भाई जो I2 करंट आया इसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा ऑन phi m, और ट्रांसफार्मर पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो जरा इसको भी देखते हैं। ठीक है, फिर से अगेन सेम स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ये सेम सेकेंडरी साइड को बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरी वाइंडिंग हो गई सेकेंडरी की। ठीक, ये हो गई। नाउ हमने देखा कि भाई सेकेंडरी में ये जो phi m आ रहा था इस तरीके से phi m, ठीक है, और यहां पे बन रहा था भाई ऊपर की तरफ phi2।
ठीक। और ये जो phi 2 phi m है, ये एक दूसरे के अपोजिट में होंगे और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन है यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट, ठीक है। और ये जो करंट है इसको हमने नाम दिया I2। तो देखो I2 की वजह से phi 2 आया और ये phi 2 क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है phi m को। अब ऑब्वियस सी चीज है, जब अगर हम बात करें कोर के फ्लक्स की, कोर फ्लक्स की, यानी कि कोर के अंदर फ्लक्स कितना होगा? तो phi इक्वल टू हो जाएगा phi मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो था, यानी कि ये माइनस phi 2 हो गया, ठीक। यानी कि जब तुम लोड लगाओगे यहाँ पे जब आप लोड लगा देंगे सेकेंडरी में, तो उसकी वजह से जो बनने वाला फ्लक्स है phi 2, वो मेन फ्लक्स को अपोज करेगा, यही तो तुम चाह रहे थे। अब जब ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो इस कोर के अंदर नेट जो फ्लक्स है वो क्या होगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि जैसे ही तुम सेकेंडरी में फ्लक्स लगाओगे तुरंत ही वो मेन फ्लक्स को अपोज करेगा, तो नेट फ्लक्स कोर का क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जब आपने, अगर हम प्राइमरी को देखें ध्यान से, आपने प्राइमरी में क्या करा था? आपने वोल्टेज दिया था V1, ठीक। और ये V1 वोल्टेज जो था वो इस वाइंडिंग के अक्रॉस, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था E1, ठीक है। और यहाँ पे बन रहा था फ्लक्स। अब देखो तुमने क्या करा, ये जो फ्लक्स बन रहा था इस फ्लक्स को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। फाई नेट जो है वो रिड्यूस कर दिया तुमने। एक बार तुमने फ्लक्स को रिड्यूस करोगे तो फ्लक्स के रिड्यूस होने से क्या होगा? E1 भी रिड्यूस होगा, क्योंकि E1 इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स जब आपका क्या है? कम हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स का जो नेट मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, तो भाई ऑब्वियस ही चीज है, इसके अंदर होने वाली मैग्नीफाइड लाइंस अगर रिड्यूस करोगे तो E1 की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन V1 और E1 पैरेलल में लगे हुए हैं भैया, ठीक है। ये क्या है? पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस ही चीज है कि V1 की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए E1 की। तो यानी कि वोल्टेज तो चेंज कम कर ही नहीं सकते तुम, E1 को तो चेंज कर ही नहीं सकते। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्योंकि पैरेलल में हम जानते हैं, अगर आपके सामने दो, अगर पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो भाई हम लोग क्या करेंगे? वोल्टेज तो कांस्टेंट है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर वोल्टेज चेंज नहीं करना है तो एक ही उसका तरीका है कि आपको कोर के अंदर का जो फ्लक्स है उसे कांस्टेंट रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको E1 को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, यानी कि आप चेंज नहीं कर सकते। उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, E1 के मैग्नीट्यूड की, ठीक है। और इक्वल रखना है किसके? V1 के। आइडियल केस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं लाएंगे, प्रैक्टिकल को बाद में देखेंगे। तो ये दोनों बराबर बराबर हैं लगभग। तो फिर क्या हो रहा है? अगर E1 को तुम्हें कांस्टेंट रखना तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाई m की वैल्यू को फिक्स रखना पड़ेगा। फाई m की वैल्यू को चेंज कोई नहीं कर सकता। यही एक वजह होती है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की कोर का जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट रहता है। याद रखना, इस पे गेट का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ट्रांसफार्मर की कोर में अगर हम कोई भी लोड लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर के कोर के फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा अगर सप्लाई वोल्टेज फिक्स है? तो भैया याद रखो, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर का जो फ्लक्स है वो सप्लाई वोल्टेज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो, यानी कि आपने वोल्टेज अगर फिक्स रखा है V1 तो उसकी वजह से E1 भी उतना ही बनना चाहिए। तो E1 उतना बनाने के लिए आपको फाई m को फिक्स रखना पड़ेगा। अब भाई ये कैसे संभव होगा? अगेन एक प्रॉब्लम भाई, क्यों? क्योंकि फाई m को अपोज करने के लिए फाई 2 है, तो ये कैसे संभव है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप क्या करो, एक एडिशनल फ्लक्स ड्रॉ करो सप्लाई से। यानी कि क्या हो? यानी कि तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करे? यहां पे एक सप्लाई जुड़ी हुई है, ठीक है, और यहां लगाए लोड, ठीक। तो भाई देखो क्या हुआ था, पहले करंट, एक फ्लक्स फ्लो कर रहा था फाई m, ठीक। अब क्या हुआ? इसने, लोड ने क्या करा? एक अपोज कर दिया, लोड ने बनाया भाई इधर की तरफ फाई 2। अब तुम्हें इस नेट फ्लक्स को फाई m बनाए रखने के लिए एक एक्स्ट्रा फ्लक्स की डिमांड करनी पड़ेगी, और ये एक्स्ट्रा फ्लक्स जो होगा वो यहां से मांगोगे, यानी कि इधर की तरफ फाई 1 डैश। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से शुरुआत होती है फाई 1 डैश की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस फाई 2 को खत्म करने के लिए यहां से एक एक्स्ट्रा पावर की डिमांड होगी, ठीक है। जो तुम एक्स्ट्रा आदमी लाए हो ना फ्लक्स, जो एक्स्ट्रा फ्लक्स बन रहा है अपोज करने के लिए, तो वो उसके लिए आप सप्लाई से एक्स्ट्रा फ्लक्स की डिमांड करोगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जब तुम लोड लगाओगे तो इस फाई 2 को टैकल करने के लिए एक फाई 1 डैश फ्लो करेगा, जो कि इक्वल होगा और अपोजिट होगा इन डायरेक्शन में। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन में अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यानी कि जैसे ही आप जैसे ही तुम लोड लगाओगे, लोड लगाने से क्या होगा? एक I2 करंट फ्लो करेगी और इस I2 करंट से एक फाई 2 बनेगा, ये फाई 2 फाई m को अपोज करेगा। नाउ कोर का फ्लक्स तो चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि वोल्टेज फिक्स है, सप्लाई वोल्टेज। तो ऐसे में कोर क्या करेगी? एक्स्ट्रा फ्लक्स की डिमांड करेगी। अब इस एक्स्ट्रा फ्लक्स के लिए भाई हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि एक्स्ट्रा फ्लक्स कहां से आता है? एक्स्ट्रा करंट से। तो इसीलिए एक I1 डैश करंट फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये जो I1 डैश होगा ये क्या होगा? इक्वल होगा I2 के और अपोजिट होगा
I2 के, समझ में आया? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और फेज में अपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही तुम क्या करोगे, लोड डिमांड करोगे, फॉर एग्जांपल अगेन छोटा सा लाइन डायग्राम बनाता हूं, ये हो गया लोड और ये हो गई सप्लाई, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, लोड तुम्हारा डिमांड करेगा, लोड ने डिमांड करा आपको, आप दे रहे थे I0, इस I0 से बन रहा था 5M, ठीक है, 5M सर्किट में डाउनवर्ड था। जैसे ही तुम्हारे लोड ने डिमांड करा I2, इस I2 की वजह से यहां पे आया 5.2, ठीक। और यहां से जब ये 5.2 आया तो कोर के फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए एक्स्ट्रा फ्लक्स की डिमांड होगी, एक्स्ट्रा फ्लक्स, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फ्लक्स दूसरे कलर से बना देता हूं, 5.1 डैश, और इस 5.1 डैश के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा करंट चाहिए होगा I1 डैश। समझ में आया? तो I1 डैश की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी I2 के, और 5.1 डैश की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किसके, 5.2 के, ताकि नेट बैलेंस रह सके, कोर के अंदर का जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज फिक्स है। समझ में आ गई बात? ये तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे ही तुम लोड लगाओगे ऑन लोड, जैसे तुम लोड लगाओगे तो लोड लगाने में क्या होगा, I2 फ्लो करेगा सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड की बात कर रहा हूं, सेकेंडरी साइड में I2 और 5.2 आ जाएंगे, और प्राइमरी साइड की बात करेंगे वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे I1 डैश और 5.1 डैश आ जाएगा, ठीक है। कोर के अंदर की बात करें, कोर के अंदर 5M ही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई अब क्या होगा, 5.1 डैश और 5.2 एक दूसरे को काउंटर करके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं होगी, ठीक है। नाउ अगर बात कर लें सप्लाई से टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा, तो टोटल करंट ड्रॉ फ्रॉम सप्लाई, टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा, तो टोटल करंट फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई से, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, आप सप्लाई से कितना करंट ड्रॉ करोगे, एक तो I0 यानी कि नो लोड करंट जो मैं मैग्नेटाइज करने के लिए यूज कर रहा था, प्लस आप यूज करोगे I1 डैश, ये करंट आएगा इक्वल टू I1, ठीक है। तो ये I1 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश करंट, इतना करंट तुम्हारा सप्लाई से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो भाई देखो सीधी सी बात है, लोड तुम्हारा जितना भी मांगे, देखो ट्रांसफार्मर की अगर बात कर ली जाए, अगर ट्रांसफार्मर को देखोगे ध्यान से, तो ट्रांसफार्मर कोई सोर्स नहीं है, ट्रांसफार्मर केवल एक कपलिंग डिवाइस है, एक मैग्नेटिक कपलिंग डिवाइस, यानी कि वो केवल तुम्हें एक मीडियम दे रहा है, मैग्नेटिक मीडियम एनर्जी को ट्रांसफर करने का। तो भाई लोड, अब लोड जब तुम लगा रहे हो भाई घर में, जब तुम फ्रिज कनेक्ट करोगे ट्रांसफार्मर, तो फ्रिज करंट तो मांगेगा ना, तो वो करंट कौन मांगेगा, तो हम करंट मांगते हैं ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर ये करंट यानी कि जो भी डिमांड आएगी लोड की, लोड साइड से, ये डिमांड को ट्रांसफर कर देगा सप्लाई साइड में, यानी कि प्राइमरी से, ठीक। तो जो भी तुम डिमांड करोगे लोड से, ये सारी की सारी डिमांड कहां जाएगी, सप्लाई के पास जाएगी, ठीक है। तो अगर इसका मतलब देखा जाए, यानी कि अगर आप घर पे अपने कुछ भी पंखा चला रहे हो, तो जब तुम फॉर एग्जांपल आपने, ये आपका होम है और आपने क्या करा, फैन ऑन करा, फैन ऑन करा, तो फैन के लिए जो तुम्हारी डिमांड गई ये जाएगी ट्रांसफार्मर के पास, ट्रांसफार्मर ये डिमांड भेजेगा सब स्टेशन, ठीक है, सब स्टेशन जहां से पावर आ रही है, सब स्टेशन ये डिमांड भेजेंगे ग्रिड के पास, और ग्रिड ये डिमांड भेजेगा आपकी जनरेटर के पास, यानी कि पावर स्टेशन, पावर सिस्टम के पास, पावर स्टेशन में जहां पावर बन रही है। क्लियर हो रहा है? तो वहां जैसी ही डिमांड वहां तक जाएगी, तो वहां से फिर डिमांड करंट जो है वो तुम्हें सप्लाई इस लाइन में होगा और तुम्हारा पंखा चलेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि सोचो, तुम जो पंखा चलाते हो उसके लिए जो करंट तुम मांगते हो, वो करंट ट्रांसफार्मर पास जाती है डिमांड, ट्रांसफार्मर वो करंट मांगता है सब स्टेशन से, सब स्टेशन मांगता है ग्रिड से, और ग्रिड मांगता है पावर जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर से, या जनरेटर जो भी तुम्हारे चल रहे हैं, इस प्रोसेस में आपके पास करंट पहुंचती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये आई होप समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझ में आ गई होगी, काफी हद तक मैंने बताया है। बाकी इसके ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 या क्वेश्चंस जो भी टॉपिक थोड़े बहुत रह गए होंगे इससे रिलेटेड, उनको मैं क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने ले आऊंगा, जिससे आपको समझने में भी हेल्प मिलेगी और बहुत गहराई में जाके तुम ट्रांसफार्मर को समझ पाओगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं। पहले हमने ये देखा कि हमने लोड नहीं लगाया था, तो जैसे ही तुमने V1 सप्लाई दी, V1 से एक I0 करंट आया और उस I0 करंट ने, V1 क्योंकि AC था तो I0 करंट भी AC था, उससे सेटअप होने वाला फ्लक्स भी AC था। अब जब AC फ्लक्स वेरिएबल फ्लक्स है तो लेंस पिक्चर में आ गए। उन्होंने कहा भैया कॉइल के अंदर अगर फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल उसको अपोज करेगी। अपोज कैसे करेगी? तो अपोज करेगी वोल्टेज बना के, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कारण क्या है इस वेरिएबल फ्लक्स का? वेरिएबल करंट है, और करंट को तुम्हें अपोज करना है तो तुम E1 बनाओगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से इतनी चीज क्लियर हो गई। नाउ अब क्या होगा, ये करंट जो होगी I0 इसलिए छोटी सी करंट होती है, तो ये करंट जाएगी इसके अंदर, सर्किट के अंदर फ्लो होगी। अब ये जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगी, इसकी वजह से एक नेट मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स पिक्चर में आ जाएगा। अब ये हमने देखा स्टेप 1 था। स्टेप 2 पे हमने देखा कि ये जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है ये कुछ हवा में लीक कर जाएगा, एयर में, इसको हमने लीकेज फ्लक्स कह दिया। और कुछ जो है, क्योंकि हमने
बहुत महंगी, बहुत पैसा खर्चा किया है सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील की कोर लाके, तो क्या होगा, काफ़ी हद तक फ्लक्स जो होगा वो इसके अंदर कोर के अंदर ही रहेगा। इसको हम यूजफुल फ्लक्स कह देंगे, इसी का नाम है फाई एम। याद रखना फाई एम आपका यूजफुल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स नहीं है। फाई एम जो है, जो हमने पूरे सर्किट में समझा है, वो केवल यूजफुल फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स फाई एम से ज़्यादा बनेगा, कुछ लीक हो जाएगा ना, ठीक। थर्ड स्टेप में हमने देखा कि भाई ये जब दूसरे में जाएगा तो वहाँ म्यूचुअल इंड्यूस होगा, तो म्यूचुअल इंड्यूस होगा तो वहाँ पे E2 आ जाएगा। हमने देखा फिर E2 और E1 सेम होंगे क्योंकि भाई दोनों फ्लक्स को अपोज कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप में हमने सीखा कि भाई E2 की पोलैरिटी क्या होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही तुम लोड लगाओगे तो करंट आएगा I2, सर्किट कंप्लीट हो गया। और I2 जो करंट होगा, ये I2 करंट अपने कॉज को अपोज करने के लिए, यानी कि फाई एम को अपोज करने के लिए फाई 2 आएगा, और वहां से हम लोग राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी निकाल लेंगे करंट की, ठीक है। ये चीज हो गया। नाउ लास्ट में हमने ये चीज देखी कि भाई जो इफेक्ट क्या होगा फाई एम पे ऊपर I2 का, तो जरा इफेक्ट देखा हमने। इफेक्ट ये होगा कि भाई नेट वैल्यू जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, नेट फाई जो होगा वो इक्वल टू फाई एम माइनस फाई 2 हो जाएगा। फिर हमने ये सीखा कि भाई अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वोल्टेज का, तो उसी के पैरेलल में E1 है, लोड लगा हुआ है तो उसका ही वोल्टेज फिक्स रहना चाहिए। तो अगर वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हो तो ऐसे में कोर का फ्लक्स भी चेंज नहीं होना चाहिए, और कोर का अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो भाई सीधी सी बात है, उसको हमें कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं। तो एक ही आंसर था, जितना एक्स्ट्रा डिमांड है उतनी एक्स्ट्रा सप्लाई से ले लो। तो इसीलिए हमने क्या करा भाई, फाई एम को कांस्टेंट रखने के लिए जितनी डिमांड फाई 2 की थी, यानी कि अपोजिशन क्या है फाई 2 है, उतना एक्स्ट्रा फ्लक्स मैंने फाई 1 डैश के रूप में सप्लाई से मांग लिया। अब ये कैसे मांगोगे, तो भाई फ्लक्स के लिए आपको करंट चाहिए, तो करंट I1 डैश यहाँ से पिक्चर में आया। तो ये जो I1 डैश था, इसके बारे में हमने सीखा कि ये जो I1 डैश होगा ये इक्वल होगा जस्ट I2 के और अपोजिट होगा इन फेज में, जैसा कि फाई 1 डैश था। फाई 1 डैश इक्वल होगा फाई 2 के पर अपोजिट होगा फेज में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो भी एक्स्ट्रा डिमांड होगी लोड की I2 के रूप में, वो I1 डैश से पूरी होगी, फाई 2 की जो डिमांड होगी फाई 1 डैश से पूरी होगी, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड में हमने देखा कि भाई जो नेट, अच्छा करंट कितनी मांगी गई, तो टोटल सप्लाई करंट जो तुम मांगोगे सप्लाई से वो कितनी होगी, एक तो होगी नो लोड करंट, यानी कि जो लोड लगा है या नहीं लगा है तब भी जो करंट फ्लो करेगी मैग्नेटाइज कोर को करने के लिए, और लॉसेस में अगर प्रैक्टिकल है, प्लस I1 डैश क्या होगी, लोड ने जितनी डिमांड करी तुमसे, ठीक है। तो फिर मैंने लास्ट में तुम्हें एग्जांपल बताया कि जो घर का फैन है अगर तुम उसको ऑन करते हो तो वो जो करंट मांगता है वो करंट होती है I2, ठीक है। याद रखना ये जो करंट होगी, यानी कि फैन जो करंट मांगेगा ये करंट है I2। ये I2 क्या करेगी, इस ट्रांसफार्मर के अंदर फाई 2 बनाएगी जो कि इसके फ्लक्स को अपोज करेगा, और ये जो फ्लक्स को अपोज करेगा इसकी वजह से यहाँ से फाई 1 डैश फ्लो कराई जाएगी स्पेशल डिमांड पे। उसके लिए हमें करंट चाहिए होगा, तो एक करंट की डिमांड होगी I1 डैश, ये करंट सब स्टेशन से मांगा जाएगा, सब स्टेशन इस करंट को ग्रिड से मांगेंगे, ग्रिड जो है इससे पावर स्टेशन से मांगेगी, और इस तरीके से आपका घर का पंखा चलता है, ठीक है। आई होप बहुत डिटेल मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका डाउट बहुत ज़्यादा डीप होगा या काफ़ी लोगों को वही डाउट होगा तो मैं एक इसके ऊपर वीडियो और बनाऊंगा, वरना आप चैनल से जुड़े रहिए, इससे रिलेटेड मैं टॉपिक आपके सामने लाता रहूंगा, अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।